नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे अभी वो आ जाएंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के? कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ना है, जैसे आपने अब अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटिंग आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, तो आप कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ें तो ये देखें कि ये सब्जेक्ट को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। अगर रियल लाइफ में फ़ायदा है, एडवांटेजेस हैं, तभी पढ़ने का फ़ायदा है। आप इसे अपने बिजनेस के साथ जोड़कर देखिए, रियल लाइफ के साथ जोड़कर देखिए कि कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वही एडवांटेजेस जब आप अपना बिजनेस चलाओगे, अपना बिजनेस रन करोगे, तो अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला आ गया रिप्लेसेस मेमोरी। तो पहला आ गया मेमोरी रिप्लेस। मान लीजिए मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक नई शॉप ओपन की है। अब इस शॉप पर मैं गुड्स जितने भी है वो मैं कैश पर बेच रहा हूँ। तो कैश पर बेच रहा हूँ, सामान खरीदा, अब उस सामान को आगे बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई झंझट नहीं, खरीदा बेचा पैसा आया, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। अब मेरा बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उधार पर भी, क्योंकि लिंक्स बन गए। अब लिंक्स में क्या आ जाएगा, कहते हैं कि भाई हम आपसे तो कितनी बार कैश पर खरीद रहे हैं, अब आपसे हम सामान उधार पर खरीदना चाहते हैं। तो अब हमने उधार पर भी सामान बेचना शुरू कर दिया। तो जब हमने उधार पर सामान बेचना शुरू कर दिया, 1, 2, 10, 15, 20, ये 50 लोगों को उधार पर सामान बेचना शुरू कर दिया, तो क्या मेरे को जो जो सामान बेचा 30, 40, 50 लोगों को, क्या वो मेरे को याद रहेगा? क्या मैं याद रख पाऊंगा कि मैंने किस किस को कितना सामान बेचा और कितना पैसा लेना है? मेरे को याद नहीं रहेगा, इतनी मेमोरी नहीं होगी। मेरे पास कोई कस्टमर आया, पैसा देने के लिए आया, उसने मेरे से पूछा कि हाँ जी भाई साहब कितने पैसे। अब मेरे को याद नहीं था कि भाई कितने का बेचा था, अंदाजा लगा दिया, तुक्का मार दिया, मैंने कहा 1200 रुपया। तो वो उसको तो याद था, क्योंकि मैंने तो 40 लोगों को सामान बेचा था, अलग क्वांटिटी बेची थी, उसने तो मेरे से एक ही बंदे ने खरीदा था, उसको तो याद था। उसने कहा कि श्रीमान जी क्या करते हो, आप ही से सामान लेते हैं और आप हमको ही चूना लगा रहे हो, हमने तो 1000 रुपए का सामान खरीदा था। हो सकता है कि मेरा कस्टमर मेरे से नाराज हो जाए, और हो सकता है कि कहीं कोई और अजीब सा कस्टमर होगा तो जूता खोल कर मारेगा मेरे को कि भाई क्या करते हो, 1000 का सामान खरीदा तो 1200 रुपया क्यों मांग रहे हो। तो अकाउंटिंग में क्या होगा, तो जब वो सब चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखित में इन रिटन फॉर्म होगा। मेरे पास कस्टमर आया कि भाई साहब कितने पैसे, मैं अपने बुक्स खोलूंगा, उसका अकाउंट खोलूंगा लेजर में कि श्रीमान जी आपने 1000 रुपए देने हैं। तो मुझे अपने मेमोरी पर, दिमाग पर बर्डन नहीं डालना होगा। सो इट विल रिप्लेस मेमोरी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट इन असर्टेनिंग प्रॉफिट्स। एक क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी। आप लोग ट्यूशन में बैठे हो, मैंने अलो नहीं किया मोबाइल, मैच चल रहा IPL का, नो मोबाइल्स अलाउड इन, जैसे पहले स्कूल्स में था या ट्यूशन्स में बोल दिया कि क्लास चलते हुए मोबाइल अलाउड नहीं है। हर एक का समय आता है ना, तो आज के टाइम पर मोबाइल का समय आ गया। हमने जिस मोबाइल को बेइज्जत करके स्कूल से, ट्यूशन सेंटर से बाहर निकाला था, आज वही मोबाइल में स्कूल आ गया है, उसी मोबाइल की वजह से स्कूल चल रहे हैं, उसी मोबाइल की वजह से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो हर एक का टाइम आता है। तो मैंने क्वेश्चन पर आते हैं, मैंने मना कर दिया कि भाई फोन अलाउड नहीं है क्लास में। तो IPL का मैच चल रहा, बच्चा ट्यूशन पढ़कर घर गया, सब घर के बंदे हैं वो टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्यूरियोसिटी क्या होती है, बताओ स्कोर कितना हुआ, कितने स्कोर और चाहिए, कितने रन चाहिए, कितनी बॉल्स बची हैं। तो दिस इज अ क्यूरियोसिटी। वैसे ही बिजनेस में क्यूरियोसिटी होगी। मैंने दुकान खोली थी, मैंने पूरे साल मेहनत की, काम किया, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इतने मेहनत की, इतना जोर लगाया है, तो मैंने कितना पैसा कमाया होगा। तो साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक क्यूरियोसिटी होगी कि कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो क्यूरियोसिटी को कैसे दूर किया जाएगा,
अकाउंट्स के द्वारा। सो इट फैसिलिटेट्स असर्टेनिंग प्रॉफिट। तो अकाउंट्स के माध्यम से हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट असर्टेनिंग फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन क्या है? ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट को हमें यह देखना है कि हमारी कितनी देनदारी है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, बिजनेस की कैपिटल क्या है। तो एक एक्चुअल पोजीशन कि ऑन अ पर्टिकुलर डे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पर खड़ा है, तो उसका स्टेटस क्या है। तो वो फिनेंशियल पोजीशन कैसे असर्टन की जाती है? इट इज थ्रू अकाउंट्स। एडवांटेज, फायदा, तो ये कहां से पता चलेगा? अकाउंट से। फैसिलिटेट टू कंप्लाई लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने में मदद करता है। कई लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमें जीएसटी पे करना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो, जीएसटी टाइमली आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, कुछ नहीं, क्या होगा, सारा से ज्यादा आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, आपको जेल के अंदर कर दिया जाएगा अगर आप जीएसटी पे नहीं करते टाइमली। अगर हमने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए होंगे तो हम जो जीएसटी के लिए रिटर्न फाइल करेंगे वह एग्जैक्ट होगी, मिसमैच नहीं होगा। जीएसटी बना इसलिए था, बनाए इसलिए कि कई बार मिसमैच हो जाता है, हमने परचेजेस कम की या ज्यादा परचेजेस की और सेल्स कम शो की, कुछ मिसमैच हो जाता है जो जीएसटी में इनपुट और आउटपुट में पता चल जाता है। हम जब जीएसटी पढ़ेंगे लेटर स्टेजेस में तो उसमें क्लियर होगा। तो उसमें क्या जाता है कि अगर हमने लीगल रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया तब क्या होगा, हमें पेनल्टी पड़ेगी। तो अगर हमने अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन किए होंगे तो हम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली कंप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट। बिजनेस कर रहे हैं, कई कस्टमर्स होते हैं, इतना वर्कलोड होता है, तो कई बार कुछ आइटम स्किप हो जाती हैं, लिखना भूल जाते हैं, हम एंट्री नोट करना भूल जाते हैं। मैंने अपने कस्टमर्स को, एक कस्टमर का है, उसको सामान बेचा था, उसको बिल भी साथ में इशू होता है और वहां से जब बिल जाता है तो वो एक रिसीव स्टैंप लगाकर मेरे को एक कॉपी वापस दे देता है। मैंने अपने कस्टमर को कहा कि भाई आपसे मैंने 10,000 रुपीज लेने हैं। जब हमने अपने अकाउंट्स को टैली किया कि भाई 10,000 आपसे लेने हैं तो पेमेंट कर दीजिए, उसने कहा कि श्रीमान जी, भाई साहब मैंने आपको सिर्फ 8,000 देने हैं। डिस्प्यूट हो गया, मैंने 10,000 लेने, वो कहता है 8,000 हो गया। मैंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, मैंने कहा कि भैया देखो आपको मैंने इस डेट को, बिल नंबर ये है, आपको मैंने सामान बेचा था, सेंड किया था, और आप अपने रिकॉर्ड के साथ टैली कर लीजिए। तो उसके दौरान एक पता चला कि एक बिल जो मैंने सेंड किया था, सामान भेजा था, वो अपनी बुक्स में लिखना ही भूल गया, स्किप हो गया, तो जिस वजह से डिस्प्यूट आ गया। तो अगर मैंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए होंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट जो होगा वो दूर हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे को कोई पेमेंट मिली हो, मैं उस पेमेंट को, उसने मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया हो डायरेक्टली, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने उससे पैसा मांग लिया, डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में जमा किया है, बैंक से स्टेटमेंट देखी, मेरे अकाउंट में पैसा जमा था। तो अगर प्रॉपर अकाउंट्स बने होंगे तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाते हैं। असिस्टेंस इन मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए, हमें अपनी फिनेंशियल पोजीशन का पता है, हमें अपने प्रॉफिट का पता है कि कितना प्रॉफिट कमाया है, तब क्या होगा, मैनेजमेंट क्या कर सकती है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट की मदद करेंगे। मैनेजमेंट कंपेयर करेगी पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगी, प्लानिंग करेंगी कि फ्यूचर के लिए हमें कैसे काम करना होगा, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी स्कीम्स क्या होगी। तो वो किसके द्वारा, डिसीजन मेकिंग जो होगी वो मैनेजमेंट के द्वारा होगा। सो इट असिस्ट मैनेजमेंट। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन करना, अकाउंट्स, जब हमने अकाउंट्स बनाए होंगे तो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। दो प्रकार का कंपैरिजन होता है, एक आ जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक आता है
इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स एक ही फर्म का जो इंटर फर्म कंपैरिजन आ जाएगा कि मेरी फर्म का जो मेरी ही फर्म है, इसका मैं प्रॉफिट जो होगा वो कंपेयर करूंगा 2 ईयर्स के साथ। करंट ईयर में इस साल मैंने कितना पैसा कमाया है और उसको कंपेयर करूंगा मैं पिछले साल के अपने सेल के साथ, प्रॉफिट के साथ। सेम पीरियड में, सेम क्वार्टर में पिछले साल मेरी सेल जितनी थी उसको कंपेयर करूंगा करंट ईयर में। तो अगर मेरी सेल ज्यादा हुई है, ग्रोथ हुई है, तो देन इट्स गुड। मेरा अगर प्रॉफिट ग्रो हुआ है, ज्यादा हुआ है, इट्स गुड। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं विद इन द सेम फर्म विद द डिफरेंट पीरियड्स, इट इज इंटर फर्म। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या जाता है कि सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सेम टाइप ऑफ फर्म्स का कंपैरिजन जो होगा, जैसे बजाज का कंपैरिजन, बजाज अपने कंपैरिजन करेगी हीरो के साथ, होंडा के साथ, कि सेम पीरियड में हीरो ने कितने 2 व्हीलर्स बेचे, होंडा ने कितने 2 व्हीलर्स बेचे। मारुति कंपेयर अपना प्रॉफिट को, अपने यूनिट्स की सेल को कंपेयर करेगी हुंडई के साथ, होंडा के साथ, टोयोटा के साथ। तो वो जो कंपैरिजन होता है, इट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लोन। अब बिजनेस रन करने के लिए हमें कैपिटल की, पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो फंड्स जो होते हैं उनको जनरेट के लिए एक और माध्यम होता है बैंक से लोन लेना। तो मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए अगर जाता हूं तो बैंक कहते हैं कि अपने रिकॉर्ड्स लेकर आओ कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिकॉर्ड्स, आपका प्रॉफिट कितना है। और उसी को ध्यान में रखते हो, अगर आपका प्रॉफिट साल का 1 लाख रुपया है और आप हमसे 10 करोड़ का लोन लेने के लिए आते हो तो नहीं मिलेगा। आपका जितना प्रॉफिट है उसी के कंपैरिजन में हमें लोन मिलेगा कि भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास एसेट्स की वैल्यू क्या है। मेरे पास अगर एसेट्स ज्यादा हैं, अगर कल को मैं लोन नहीं पे ऑफ कर सकता, नहीं कर पाया, तो मेरे एसेट्स को बेचकर बैंक वाले अपना लोन की मनी को रिकवर कर सकते हैं। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए लोन मिलेगा। एविडेंस इन कोर्ट, अगर हमने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली बनाए होंगे तो कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, आपस में अगर सेटल नहीं होता है, तो वो कोर्ट में जब केस चला जाता है तो वो जो रिकॉर्ड्स होंगे इट विल एक्ट एज एन एविडेंस। तो हम कोर्ट में वो एविडेंस, मैंने किसी को सामान बेचा, उसने चेक मेरे को दिया, तो जो चेक है वो जब चेक की पेमेंट लेने के लिए बैंक में दिया तो वहां पर वो चेक डिसऑनर हो गया। अब जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जब वो मैं चेक दिखाऊंगा कि मेरे को इन्होंने चेक दिया था, वो अब डिसऑनर मींस पेमेंट नहीं मिल पाई, तो इट विल बी एन एविडेंस इन कोर्ट कि मैंने पैसा लेना था, तो वो हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंपल एडवांटेजेस से ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये किसके लिए की जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डिटरमाइन करना है, तो इसलिए जो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन, अभी डिस्कस भी किया था, फिनेंशियल पोजीशन को हमने डिटरमाइन करना, तो बड़ा मज़ेदार। तो जो एडवांटेजेस में से ही ऑब्जेक्टिव्स कई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मदद करता है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमारी फिनेंशियल पोजीशन आ जाएगी, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं विद द यूजर्स। 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट किया जाता है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। किस प्रकार से, अकाउंटिंग के माध्यम से हम अपने एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारे कितने एसेट्स हैं, और जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एसेट्स का, तो रिकॉर्ड मीन्स बैलेंस शीट में आ गया, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस, अकाउंटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग परफेक्ट है, इसमें भी कई प्रकार की लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट,
ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, इवन दो मैक्सिमम चीज़ें इसमें हम एविडेंस के बेसिस पर लेते हैं, एविडेंस के बेसिस पर, बट इसके बावजूद भी ये एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें हम कुछ एस्टिमेट्स लेते हैं और वो एस्टिमेट्स हमारे गलत भी हो सकते हैं, गलत भी हो जाते हैं। तो अगर वो एस्टिमेट सही होगा तो ठीक है, अगर वो गलत हो गया तो देन अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट। हमने एक मशीनरी खरीदी और ये एस्टिमेट लगाया कि इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, और एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही जितनी लाइफ है हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर एक्चुअल में वो मशीनरी 7 साल में ही जो हमें डिस्कार्ड करनी पड़ी, खराब हो गई, तो हमने जो एस्टिमेट लगाया था जिसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, डेप्रिसिएशन आपसे मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो अगर हमने एस्टिमेट हमारा जो था वो गलत हो गया तो उससे जो एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम वही आइटम्स अकाउंटिंग में शो करते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के लिए अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। मेरे पास जो स्टाफ है, मेरे पास जो वर्कफोर्स है, वो जितनी मर्जी बढ़िया होगी, बट मैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकता। सो ये जो ड्रॉबैक लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर कर देता है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, हम जो भी आइटम्स हैं उन्हें हम बुक वैल्यू पर, जितने भी आइटम्स हैं बुक वैल्यूज पर ही शो करते हैं बैलेंस शीट में या अकाउंट्स में। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का खरीदा था, तो मेरी फिनेंशियल बुक्स में उसकी कॉस्टिंग जो शो की जाएगी बुक वैल्यू पर शो किया जाएगा 10 लाख रुपए का। मैंने 3 साल पहले लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का खरीदा। आज की डेट में उस लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 25 लाख पहुंच गई है। कितनी कीमत पहुंच गई? 25 लाख। बट मैं अपनी बुक्स में उसे 10 लाख पर ही शो करूंगा। तो जो प्राइस में, एसेट्स की प्राइस में जो उतार चढ़ाव आता है, जो प्राइस लेवल चेंजेस होती हैं, उन्हें हम अकाउंटिंग में शो नहीं कर सकते, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। सो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट वन इज इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, आप लोग जब, अभी तो आप 11th में कॉमर्स में हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप सीए बन जाएंगे, तो तब आप कुछ ट्रिक्स या कुछ और चीजें भी आप सीख लेंगे, मैनिपुलेशन करना सीख जाएंगे, हो सकता है। तो वो मैनिपुलेशन से आप अकाउंट्स को किसी और वे से अपने अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग को, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो प्रेजेंट कर पाओगे, कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो एक्चुअल में कोई और चीज है, एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन कोई और है, बट हमने मैनिपुलेशन कर कर जो बिजनेस की पोजीशन है उसे कुछ और शो कर दिया। हमने बिजनेस जो है वो लॉस इनकर कर रहा था, ये कम प्रॉफिट शो कर रहा था, एक्चुअल में प्रॉफिट कम है, बट विंडो ड्रेसिंग मींस एक किस्म का, जैसे शादी के लिए जब ब्राइड को तैयार किया जाता है, मेकअप किया जाता है, शक्ल चाहे कुछ भी हो, मेकअप किया तो एकदम से चेंज। वैसे ही जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो विंडो ड्रेसिंग मींस हमने उसका मेकअप कर दिया। जो एक्चुअल पोजीशन से हमने कोई और चीज शो कर दी, तो उसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये विंडो ड्रेसिंग जो होगी, अभी आप देखेंगे कई कंपनीज जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो गई हैं, कई बैंक्स जो हैं वो बैंकक्रप्ट होने वाले थे, कई लोग बाहर भाग गए घोटाले कर कर। तो वो अपने जब उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट शो की थी तो उसमें विंडो ड्रेसिंग, पोजीशन कुछ और, कुछ मिली भगत, जो अकाउंट्स के जो लोग थे, सीए थे, उनके साथ मिली भगत कर कर पोजीशन को किसी और वे से प्रेजेंट कर दिया, उसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज हमने जो लेक्चर में जो पढ़ा है, इन एडवांटेजेस आ गई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, लिमिटेशंस है,
तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। इन सभी चैप्टर्स, इन सभी पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए, अपनी अपनी बुक से भी रेफ़र कर लीजिएगा डिटेल में। तो कोई भी डाउट्स है, मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उससे एक जोश, एक मोटिवेशन, एक एंथू मिलता है, ठीक है ना, एक एंथुजियाज्म होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे। सो प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।